गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम फेडरलिज्म पार्ट 2 देखते हैं। कल हमने फेडरलिज्म पार्ट 1 देखा था और इस फेडरलिज्म पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, फेडरलिज्म के वो बचे हुए फीचर जो कन्फ्रंटेशन की तरफ भी इशारा करते हैं और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट जो वहाँ उन्होंने दिए हैं बट उनके एग्जाम्पल्स को मैं अपडेट करते हुए ये आपको आज का यूनिट में बताऊंगा। तो पहले हम एक कोड देखते हैं। कोड से आपको अच्छे से समझ में आएगा। कल भी जो हमने कोड की थी उससे भी ये कोड लिंक करती है। कोड क्या करिए, फेडरलिज्म इज नॉट अबाउट द स्टेट पावर, इट इज अबाउट डिवाइडिंग पावर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। क्या कह रहा है, फेडरलिज्म ऐसा नहीं है कि वो स्टेट को पावर दे रहे हैं। द एम क्या था, एम ये था कि डिवाइडिंग पावर इन अ वे दैट इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स लिबर्टी। समझ में आया? कल मैंने क्या बताया था आपको, कल मैंने बताया था कि इंडिविजुअल्स की पावर को हम इस तरह से ध्यान करते हैं, इस तरह से उन्हें पकड़ते हैं कि उससे एंश्योर हो पाए हमारा, क्या एंश्योर हो पाए हमारा, इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाए। ये हमने कल देखा था। ठीक है, आज उसी को हम थोड़ा सा आगे डील कर रहे हैं। आगे डील करते हुए हम क्या देखते हैं, आगे डील करते हुए हम देखते हैं कि कैसे यही चीज, यही फीचर हमारे फेडरलिज्म को फर्दर स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, आज के करंट अफेयर में एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो रिसेंट टाइम में एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये क्या कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका एक वहां की न्यूज एजेंसी है। ठीक है, यूएस न्यूज पावर रैंकिंग, ये हर साल कंट्रीज को रैंक करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजी और इसी तरह की कुछ, जैसे ग्रीन एनर्जी के लिए इनिशिएटिव्स, इस तरह के पैरामीटर्स पे कंट्रीज को वो रैंक करती हैं। इन्हीं रैंकिंग में, इसी यूएस न्यूज रैंकिंग में, न्यूज पावर रैंकिंग में आप देखते हैं आपका यूनाइटेड स्टेट्स आपका पहले नंबर पे आया है और चाइना अब आगे अपनी पावर्स को दिखाता हुआ नंबर 2 पे आ गया। इट इज एट नंबर 2। ठीक है, रशिया आपका नंबर 3 पे है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पास्ट में हमने देखा है कि इस तरह के इंडाइसिस से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है, इंडिया का पोजीशन पता होना। तो इंडिया हमारे 12th पोजीशन पर है 2024 में। ठीक है, तो इंडिया इज एट 12th पोजीशन। और गलती मत कर देना, एक मिलिट्री पावर इंडेक्स होता है, ठीक है, वो अलग है। यहाँ मिलिट्री जो पावर्स है वो इस इंडेक्स का हिस्सा है, बट ये काफी सारी चीजों में रखता है। जैसे ये जीडीपी देख रहा है, ये पॉपुलेशन देख रहा है, जीडीपी पर कैपिटा देख रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग, ट्रिपल पी इज परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो ये उससे अलग है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मेनली आप याद रखें, यूएस न्यूज पावर रैंकिंग है, ये यूएस में आ रहा है ये। तो काफी सारे न्यूज़पेपर ने, ये देखिए फोर्ब्स इंडिया का आर्टिकल है, ये आपके एनडीटीवी का है 15 घंटे पुराना, आप इसे देख सकते हैं। अब हमने यहां तक ये सारी जर्नी कर ली है अपनी कंप्लीट। आज हम फेडरेशन पार्ट 1 पहले कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, और आपके एज अ हेल्पिंग हैंड ये आईडी आपको हमेशा असिस्ट करना चाहता है। ठीक है, 6 to 7 अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप इस पे आगे पूछ सकते हैं और मैं जो भी रेलेवेंट आपको हेल्प कर पाया तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हैज बीन इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज्ड इन रीसेंट ईयर, highlight the drawbacks in existing structure and to what extent and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcoming। देखिए क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो रिसेंट टाइम में हमने एम्फेसाइज किया है। हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉबैक बताइए। तो पहले हमें क्या पता हो कि ये फीचर हमारे पास है, दूसरा हमें ये पता हो कि इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तभी तो आप उसे लिख पाएंगे, तभी तो आप उससे डील कर पाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से याद रखो कि हमें करना क्या है, हमें ड्रॉबैक समझना है, फिर ही हमें उनके इंप्रूव करने के बारे में हम सोच पाएंगे।
अब देखिए कल हमने कहाँ रोका था, हमने रोका था डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की डिमांड्स पे हम बात कर रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए ही क्यों एट फर्स्ट प्लेस, या स्टेट बार बार किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, स्टेट्स पॉलिटिकल पार्टी जो ऑटोनॉमी डिमांड करती हैं। देखिए बेसिकली वो फाइनेंस के लिए करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करती हैं, जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होता है उसके लिए करती हैं, और कुछ अगर हम लिस्ट बनाएं तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, जिसमें से आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये ज़्यादा रेलेवेंट है, आर्टिकल 356 ये ज़्यादा रेलेवेंट है, ऑल इंडिया सर्विसेज ये ज़्यादा रेलेवेंट है। उसके अलावा आप रिजर्वेशन ऑफ बिल, जो आप प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कुछ बिल्स रिजर्व कर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं ये बार बार न्यूज़ में आते रहते हैं। ठीक है, ये बार बार न्यूज़ में आने वाले पॉइंट है। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन, आप चाहते हैं कि एजुकेशन आपका कॉन्कुरेंट लिस्ट से निकलकर, कल हमने क्या देखा था, ये कॉन्कुरेंट लिस्ट में ये निकलकर कहाँ चला जाए, स्टेट लिस्ट में चला जाए। ठीक है, तो ये कुछ डिमांड है। ऑल इंडिया सर्विसेज हम चाहते हैं, मतलब काफी सारे स्टेट डिमांड करते हैं। अब तो फिर भी कम क्रिटिसिज्म होता है। 1990 से पहले, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, 1990 से पहले काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था किनका, इन ऑल इंडिया सर्विसेज का। ठीक है, इसी तरह अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर तो आपको पता है कि अपने आप में काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा है तमिलनाडु में एक एपिसोड चल रहा है, आप वेस्ट बंगाल में देखते हुए आ रहे हैं, पास्ट में आपने महाराष्ट्र में भी देखा था जब आपकी शिवसेना और ये एनसीपी कांग्रेस इन्होंने जब एक अलायंस बनाया था, आपने राजस्थान में भी देखा था रिसेंट पास्ट में। तो जैसे ही एक अपोजिशन पार्टी पावर में आती है स्टेट में, आप देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन और एक गवर्नर का पोजीशन अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप ये देखते हैं कि आर्टिकल 356 का भी पास्ट में हमने काफी बार देखा है, पॉलिटिकल रीजंस के लिए इसका यूज किया जा रहा है। जो रिसेंट एग्जांपल जहां कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को, वो कौन सा था, आपके उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश 2016 में। वहां जब 356 इंपोज किया तो ना केवल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, ये भी इंश्योर किया कि दोबारा वो गवर्नमेंट री इंस्टेट हो, दोबारा से उन गवर्नमेंट्स को री इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, री इंस्टेट किया जाए। अब देखिए इन डिमांड के बाद में रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल। अब देखिए गवर्नर चाहिए ही क्यों, वाई डू वी नीड गवर्नर पोजीशन इन आवर स्टेट। दोस्तों गवर्नर की जरूरत है हमें टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टू प्रिवेंट सेसेशनिस्ट टेंडेंसी। सेंटर ऑल्सो, आपकी जो केंद्र सरकार है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। और आपके गवर्नर होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देते हैं टाइम टू टाइम अबाउट द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन स्टेट, और वो आपके स्टेट सीएम से इंडिपेंडेंट जाती है रिपोर्ट। ठीक है, इसी तरह जब ये एक ऐसा सिचुएशन आ जाए व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट इट इज नॉट बीइंग कैरिड आउट, या एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपके स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता, देयर इज अ सिचुएशन, तो इन सच सिचुएशन व्हाट वी वुड डू, आपके गवर्नर रिकमेंड करेंगे इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये वो कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनको बैकग्राउंड में रखते हुए हमें समझ में आएगा कि क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म ये है कि हमें गवर्नर नहीं चाहिए कुछ स्टेट्स का, बट फिर भी हमने गवर्नर की पोजीशन को रखा है। ठीक है, तो अच्छे समझ में आया होगा कि क्या वो की डिमांड्स थी, हमने गवर्नर की पोजीशन को रखा 1947 के बाद, डिस्पाइट द डिमांड ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स कि हमें गवर्नर हटाना है। हमने लास्ट 76 ईयर में गवर्नर हटाया नहीं है, कंटिन्यू रखा। द रीजन इज वी नीड गवर्नर फॉर प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो हम उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाकर आर्टिकल 356 का यूज कर हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग गवर्न कर सकते हैं। हम सेसेशनिस्ट टेंडेंसी सेंटर में स्टेट की वो प्रिवेंट कर सकते हैं। हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ हमारी जो भारत है वो गवर्नर की पोजीशन से इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो
गवर्नर आपके ब्रीफ कर सकते हैं किसे, सेंटर को, ठीक है। काफी सारी डिस्क्रिशनरी पावर भी गवर्नर एंजॉय करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था कि अगर कोई बिल, स्टेट बिल, अगर वो अगेंस्ट द वोलेशन ऑफ स्टेट बिल अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वोलेट करता है, ठीक है, सेंटर्स की पावर को इंपीड करता है, तो ऐसे में वो बिल आपके गवर्नर वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसे भेज सकते हैं। तो ऐसे में गवर्नर अपने आप में काफी एक इंपॉर्टेंट है। बट जो गवर्नर का रोल है, हमने लास्ट 7 डेकेड्स में देखा है, गवर्नर का रोल काफी बार कंट्रोवर्शियल होता है, स्पेशली आफ्टर 1967, क्योंकि हमने क्या कहा था कल, 1967 वाज अ ईयर ऑफ वोटरशेड मूवमेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो जब ये प्रेसिडेंट क्या करता है, गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर को लगता है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इट कैन नॉट बी कैरिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 इज अबाउट प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट धराशायी, ठीक है। अब आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट की पावर थी वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगी, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर थी वो आपके पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगी, और सेंटर जो है वो गवर्नर के माध्यम से भी वहां गवर्न कर सकते हैं, डायरेक्ट भी उसमें इंटरफियर करके, सॉरी डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखते हुए चीजें भी वो गवर्न कर सकते हैं। तो ये रहता आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब इस प्रेसिडेंट रूल में क्या खास बात है, इसमें देखा ये गया है कि काफी ज्यादा इंस्टेंसेस हैं कि जब ये आर्टिकल 356 यूज से ज्यादा मिसयूज हो रहा है, ठीक है, यूज से ज्यादा ये मिसयूज हो रहा है। आप रिकॉल कीजिए मेरे पास लेक्चर, जब मैंने आपको बताया कि कैसे जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो नई बनी हुई सरकार ये कहकर स्टेट गवर्नमेंट को हटा देती है, क्योंकि अब कांग्रेस सेंटर से पावर में चली गई है तो अब इनके पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं बचा टू कंटिन्यू देयर रूल, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देते हैं। आप रिकॉल कीजिए एसआर बोमई केस 1988, और फिर वो 1994 में उसका जजमेंट आता है। एसआर बोमई केस 1994 में जो कर्नाटका की गवर्नमेंट हटा दी गई थी आर्टिकल 356 का यूज करके, वही सरकार एसआर बोमई कहाँ चले जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अपील करते हैं, और उस अपील के बदले में सुप्रीम कोर्ट काफी इफेक्टिव गाइडलाइंस देता है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। पर जैसा नेचर हम देखते हुए आ रहे हैं कि उन गाइडलाइंस को अब इफेक्टिवली माना नहीं जाएगा, उन गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए फिर दोबारा 356 का यूज होगा। इस बार 2005 में क्या होगा, बिहार के अंदर नीतीश बाबू सरकार बना रहे होंगे, हालांकि उन्हें क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी, बट कुछ अपोजिशन पार्टी और कुछ आउटसाइड सपोर्ट, जैसे उस समय जो बीजेपी की पार्टीज थी उसे आउटसाइड सपोर्ट से क्या कर रही थी, सर्वाइव करवा रही थी, इंडिपेंडेंट के समर्थन से एक सरकार बन रही थी, वो उनके पास नंबर थे। बट जो गवर्नर थे स्टेट के, उन्हें वो मौका ना देने की बजाय, उन्हें मौका देने की बजाय उन्होंने क्या किया, गवर्नर ने डिसमिस कर दिया उसे, किसे, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ऐसे में दोबारा नीतीश बाबू कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केस 2005 हमें यही डेवलपमेंट्स बता रहा है। जब ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो रेप्रीमेंड करता है, क्योंकि उस पर साइन किसने किए थे, हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने किए थे, वो उस समय रशिया में थे। तो उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपनी जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपल सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस दे शुड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली। ये अपने आप में काफी बड़ा क्रिटिसिज्म था, आपको सुनकर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हमें तो आदत है बार बार अपनी बेइज्जती करवाने की या बेइज्जती सुनने की। बट जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं उनके लिए, उनकी गरिमा के लिए ये काफी बड़ा एक धक्का था, ठीक है। ना केवल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों नहीं सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन को माना गया, ठीक है, क्यों नहीं एसआर बोमई की केस की रिकमेंडेशन को माना गया, क्योंकि एसआर बोमई तो खुद सुप्रीम कोर्ट का केस था, और सरकारिया कमीशन 1988 में रिपोर्ट जो सरकार ने बनाया था 1984 में, 87-88 में वो अपनी रिपोर्ट देता है सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, वो आर्टिकल 356 पे भी बात करता है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल 356
एक काफी कंट्रोवर्शियल आर्टिकल रहा है आपके सेंटर स्टेट के रिलेशंस में। उसने अंडरमाइन किया है काफी बार आपके सेंटर स्टेट रिलेशंस को, आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। इसने रिजल्ट किया है कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म वो आर्टिकल 356 से आ रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इसी के बारे में कह रहा है। बाबू क्या कह रहा है? आर्टिकल 356 का हमें मिसयूज नहीं करना। ठीक है, बट फिर भी कर लेते हैं। याद रखना, सरकारिया कमीशन 1983 में बनाया गया, ये 83-84 में बनाया गया था। अराउंड 78-88 में हमने इसकी रिकमेंडेशंस को ले लिया था, मतलब उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी थी। इसी तरह एक पूंची कमीशन भी याद रखना, एमएम पूंची कमीशन। ठीक है, ये 2008 टू 10 के पीरियड में आता है एमएम पूंची कमीशन। ये भी आपके सेंटर स्टेट के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन देता है। तो दो तो ये कमीशन, हालांकि और भी है कमीशन, बट सरकारिया कमीशन और पूंची कमीशन ये आपको इन डिटेल पढ़ने हैं। ठीक है, आप इसके जितने भी रेलेवेंट पॉइंट है आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन अपने यूपीएससी मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो मैंने बताया एसआर बोमई केस और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केस। एसआर बोमई केस 1994, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केस 2005। ये भी आपको अच्छे से समझना है। इनमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको डिसोल्व नहीं करना, पहले आपको पहले जो मेजोरिटी है पार्टी की वो फ्लोर पे चेक करना है। ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का फ्लोर है, वहां आपको मेजोरिटी चेक करनी है। जो गवर्नर जो रिपोर्ट देते हैं फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ आर्टिकल 356, उसके लिए उस रिपोर्ट को सेंटर को भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना चाहिए। जब तक वेरीफाई ना हो, जब तक वो फैक्ट इंश्योर ना हो कि हाँ इसी तरह की सिचुएशन है, तब तक उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड ना करने के लिए सस्पेंडेड एनिमेशन, मतलब उस पीरियड तक उसे सस्पेंड ना किया जाए। जब ये पक्का इंश्योर हो जाए कि पार्टी अब सरकार नहीं बन सकती, वो एडमिनिस्ट्रेशन कैरी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक उसे डिसोल्व ना किया जाए असेंबली को। 2005 के केस में यही कहता है आपका सुप्रीम कोर्ट कि आपने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं, अदरवाइज हम इस गवर्नमेंट को रीइंस्टेट करते, जो आपने जिसे डिसमिस किया उसे हम रीइंस्टेट करते। बट क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इसी वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे, इसे रीइंस्टेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी रिकमेंडेशन, इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें निकलती हैं इन केसेस से कि आपको मेजोरिटी कहाँ चेक करनी है, फ्लोर पे। जो पार्टी आप जा रही है आप उसे एडुक्वेट टाइम दें, वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करे। हम काफ़ी बार देखते हैं इन द पास्ट जब 356 इम्पोज किया जा रहा है तो उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जा रही टू प्रूव हिज मेजोरिटी। जैसे हमने अभी देखा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केस में, नीतीश बाबू गवर्नर से मिल चुके थे। जिस दिन उन्होंने सेंटर को रिकमेंडेशन दिया 2005 में कि यहाँ 356 लगा, तो जैसे ही उन्हें पता लगा वो इमीडिएटली मिले गवर्नर से जाकर। उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए, हम फ्लोर पे हमारी मेजोरिटी प्रूव करेंगे। तो ऐसे में क्या वो गवर्नर का भेजा हुआ रिकमेंडेशन कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ना था। उसके बाद सेंटर के पास भी डिस्क्रिप्शन था। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती तो एक विन विन सिचुएशन होती है आपकी डेमोक्रेसी के लिए। इसीलिए उसका क्रिटिसिज्म होता है, इसीलिए वो केस काफ़ी फेमस हो गया और हमारे लिए रेलेवेंट हो गया। इसी तरह आपके सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए आप सरकारिया कमीशन, ऊंची कमीशन, ठीक है, और इवन जो सेकंड एआरसी है, ठीक है, वो भी काफ़ी रेलेवेंट है। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन ही फेडरलिज्म की यूनिट से बनते हैं। तो फाइनेंशियल रिलेशंस के लिए आप पे कमीशन की रिकमेंडेशन पढ़ सकते हैं। पे कमीशन की रिकमेंडेशन आप नीति आयोग को भी इसी स्पिरिट में देख सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग इंस्टीट्यूशन ही हमने बनाया टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे कि जो जीएसटी जो जीएसटी एक्ट हमने बनाया है, जीएसटी एक्ट में भी जो जीएसटी काउंसिल है उसमें हमने स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया, तो उसमें भी हमारा एम क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। इसी तरह इंटर स्टेट काउंसिल का भी पर्पस क्या होता है, इन्हीं सेंटर स्टेट के रिलेशंस को इंप्रूव करना। इसी तरह जो जोनल काउंसिल्स का पर्पस क्या होता है, इंटर स्टेट रिलेशंस को इंप्रूव करना। तो ये काफी सारी कमिटीज हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ लेके जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह आपके प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म भी आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ दिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म से भी आ रहा है। 1998 में जो के.आर. नारायणन थे, हमारे प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन, उन्होंने कहा कि बिहार में मैं प्रेसिडेंट रूल नहीं लगने दूंगा। क्यों?
क्योंकि वहां सिचुएशन है ही नहीं ऐसी, करप्शन को तो ग्राउंड बना ही नहीं सकते, क्योंकि एसआर बोमई केस में ये बात आ चुकी थी कि करप्शन को ग्राउंड बनाकर 356 नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में करप्शन का ग्राउंड बनाते हुए उस समय राबड़ी देवी की सरकार बन रही थी, तो वहां उस समय की दी देन एनडीए गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि वहां हम आर्टिकल 356 लगा दें। के आर नारायण जो हमारे एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट हम कहते हैं, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया साहब, ये तो ग्राउंड ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल। इसी तरह एक सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म ने भी काफी अच्छा रोल किया, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म ने क्या इंश्योर किया है, लोगों को अवेयर किया है इस मिसयूज ऑफ पावर के बारे में। अब जब भी सेंटर अगर 356 का मिसयूज करेगा, ब्लंट मिसयूज करेगा, तो वहां ऐसे में क्या होगा, एक सिटीजन अवेयरनेस रहता है कि यहां तो ये जो यूज था बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये कंप्लीट मिसयूज ऑफ पावर है। ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनता है कि वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिकली रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, फेडरल स्पिरिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको, बड़ा एक लंबा लिस्ट था बट मैंने कोशिश किया कि सारी चीजें आपको एक साथ परोस दी है। ठीक है ना, अब कुछ और बात करते हैं। गवर्नर को अपॉइंट करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखा था, एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट के रिमूवल का कोई ग्राउंड नहीं मेंशन किया हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमने एक क्वेश्चन में देखा था, शायद लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा था कि गवर्नर के रिमूवल का कोई ग्राउंड नहीं है। अपॉइंट कौन कर रहा है गवर्नर को, आपके सेंटर के द्वारा, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, तुम लोग रिविजन नहीं करते, यही दिक्कत है। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं आई नो, बट मेजोरिटी ऑफ यू आपको लगता है कि क्या ही करना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा यार, यू आर नो मोर इन योर कॉलेज स्कूल। ठीक है, जो कॉलेज स्कूल में भी है और यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड हैं, तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि यूपीएससी की जर्नी में सिंसेरिटी, डिसिप्लिन, ये सबसे बड़ी पूंजी है आपकी। अगर ये पूंजी आपके पास नहीं है, ये धन आपके पास नहीं है, तो फिर यूपीएससी आपके लिए है ही नहीं। कुछ बेहतर काम कीजिए, कुछ और काम कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अब इनका अपॉइंटमेंट करती है सेंटर, बट दोस्तों इशू क्या है, गवर्नर की पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन क्यों होता है। अब इसे समझे, आराम से ध्यान से समझे, यहां नहीं दिया हुआ। गवर्नर की पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन होता है क्योंकि इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं आपके गवर्नर को। जैसे ही स्टेट, एक तो ये होता है कि जैसे ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नर को हटा दिया जाता है, पहली बात। लेकिन अगर स्टेट को लगता है, सेंटर को लगता है, वो इन बिटवीन भी अपनी सरकार चलते चलते हुए गवर्नर्स को हटा देती है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो एक तो उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, दूसरा आप याद रखें पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं है। ठीक है ना, देखिए एक चपड़ासी भी जो होता है, इवन अ पियून जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ही ऑल्सो एक्सपेक्ट सम पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, ऐसे में आपने रखा गवर्नर महामहिम, उस महामहिम के पास भी क्या नहीं है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। ऐसे में वो एक कहावत है ना, करता मरता क्या ना करता। ठीक है, इसी वजह से हम देखते हैं, ये मरता क्या ना करता की वजह से कई बार हम देखते हैं कि वो एट द विम्स एंड फैंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो काम कर जाता है। ठीक है, हर किसी को चाहिए ना यार कुछ ना कुछ। तो अगर ये चीजें इंश्योर कर दी जाए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्लस जो पूंची कमीशन ने कहा, जो सरकारिया कमीशन ने कहा, टू डीपोलिटिसाइज द ऑफिस ऑफ गवर्नर। जैसे जो व्यक्ति उसी स्टेट से है, जैसे सपोज कीजिए मैं एक पर्टिकुलर स्टेट ए से हूं, मुझे गवर्नर बनाया जा रहा है, खुशी की बात है यार, बट हमारे लिए जरूरी है अगर मुझे गवर्नर बनाया जा रहा है तो मुझे मेरी स्टेट में ना बनाया जाए, ताकि वो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन मेरे और सीएम के बीच में ना हो। प्लस जब किसी व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाए तो अटेम्प्ट किया जाए वो व्यक्ति, वो उस स्टेट में जो पार्टी पावर में है उसकी आइडियोलॉजी और उसकी आइडियोलॉजी एक दूसरे के एकदम अपोजिशन में ना हो।
प्लस वो व्यक्ति एक्टिव पॉलिटिशियन ना हो। ठीक है, आप कोई एक्टिव एक राजनेता है, एक पॉलिटिशियन, आपने उठा के उसे किसी स्टेट में क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कन्फ्रंटेशन के। तो इस तरह की रिकमेंडेशन ये कमीशन देते हैं। उन रिकमेंडेशंस को भी अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ से ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। गवर्नर की जो मिसयूज ऑफ पावर है वो हम प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है, यही बातें हैं इसके अंदर। डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, नई स्टेट की डिमांड ही क्यों उठती है? वाई डू वी नीड न्यू स्टेट्स? जो देखिए, अभी आपको मैं बताऊंगा, ये इमेज आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट रहने वाली है, खासकर जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। ये आपका जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था जिसने 1956 में रिकमेंडेशंस दी थी, उस स्टेट के रिकमेंडेशन पे दोस्तों ये हमने देखा था कि इस तरह से स्टेट आपका बटा था। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज को मैंने आपको कल क्या बताया, लैंग्वेज को एक्सेप्ट तो कर लिया बट सोल क्राइटेरिया नहीं बनाया स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है। आप उसे एग्जाम्पल से समझिए, इस इमेज से समझ में आएगा आपको। पंजाब, पंजाब बोला तो वहां की लैंग्वेज क्या है? पंजाब की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? पंजाबी। अब देखिए, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना उसने हरियाणा को भी पंजाब में रखा, और हरियाणा इज अ नॉन पंजाबी बेल्ट। ठीक है, यहां देखिए हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, तो वहां लैंग्वेज कौन सी है? हिमाचली, उसे भी उसने पंजाब में रखा। द आइडिया वॉज कि हमने लैंग्वेज को क्राइटेरिया तो बनाया, बट उस क्राइटेरिया के बैकग्राउंड में हमारा क्या था कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को भी हमें ध्यान में रखता हुआ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को माइंड में रखते हुए स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। लैंग्वेज के एस्पिरेशन को हमने काफी हद तक माना, बट लैंग्वेज एक सोल क्राइटेरिया नहीं बना। अब आगे समझे। अब ये तो हो गया। अब हाँ, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। अब हम देखते क्या, पहले एक बार आप एस्पिरेशन को समझे हमारी। ये मैप आपके लिए काफी रेलेवेंट है। आप ये टॉपिक डायरेक्ट आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आए, आपको ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिया का मैप ड्रॉ करना है। और आपको इंडिया का मैप 2-3 मिनट में ड्रॉ नहीं करना है, इट शुड बी ड्रॉन विद इन 30 सेकेंड। वो 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपका ड्रॉ हो जाए। अगर 30 सेकेंड से आपको ज्यादा लगते हैं बाबू, इसका मतलब अभी आप में है। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर अंदर ड्रॉ होना चाहिए, टू द स्केल ना हो, बट एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाए कि इंडिया का बना है। ठीक है, ऐसा मैं मत बना देना कि एग्जामिनर को लगे ये क्या बना रखा है, मगरमच्छ बनाया है, व्हेल बनाई है, क्या बना है। अगर वो इंडिया में उसको समझ में आ गया तो दैट इज सफिशिएंट। और अगर आप ठीक ठाक सा बना पाओ 30 सेकेंड में तो दैट इज गुड थिंग। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लें और याद रखें क्या होगा इसके अंदर। ये काफी सारी रीजनल एस्पिरेशन को दिखाता हुआ मैप है। क्या है रीजनल एस्पिरेशन? देखिए, यूपी में फर्दर फ्रेगमेंटेशन की बात चलती है। जो वेस्टर्न यूपी में हरित प्रदेश, जो पूर्व में है पूर्वांचल, इसी तरह नीचे वाला एरिया बुंदेलखंड, इधर बाघेलखंड, इसी तरह महाराष्ट्र में रीजन विदर्भा, तेलंगाना बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसी तरह जो आंध्र प्रदेश का नीचे का रीजन है उसमें रायलसीमा की डिमांड है, यहाँ तुलु लैंड की, यहाँ कडुगो, इसी तरह कोशांचल, ये उड़ीसा का रीजन, ये बिहार का मिथांचल का रीजन, इसी तरह ऊपर ये वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड की डिमांड। ये गोरखालैंड काफी बार न्यूज में रहता है, ये सेंटर और स्टेट के कॉन्फ्रेंटेशन का भी काफी बार रीजन बनता है। जैसे ही गोरखालैंड में, इस पर्टिकुलर रीजन में गोरखालैंड की डिमांड को लेते हुए जब वायलेंस होता है, इश्यूज क्रिएट होते हैं, सेंटर इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन होम मिनिस्ट्री की। वो इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आपकी यूनियन होम मिनिस्ट्री वहां पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को वहां डिप्लॉय कर देती है। जैसे ही वो डिप्लॉय करती है, ऐसे ही आपकी ममता दीदी राशन पानी लेकर मोदी जी पर धावा बोल देती हैं। ठीक है, दैट इज द केस गोरखालैंड। इसी तरह आप देखते हैं असम में एक काफी बड़ी डिमांड है बोडोलैंड की। लद्दाख हम अलग से बना ही चुके हैं, यूटी। तो आप देखेंगे, आप इस मैप में आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, अब ये किताब पुरानी है, इसको एनसीईआरटी को ही नहीं पता कि ये तेलंगाना तो बन चुका ऑलरेडी 14 में। ठीक है,
ये इंस्टा आईडी है, इसको भी आप अपने खुद की हेल्पिंग हैंड के लिए और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, यूपीएससी कंटेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ये सौराष्ट्र रीजन गुजरात में, ठीक है, ये मरु प्रदेश राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में भी देखिए ये पर्टिकुलर एरिया डेजर्ट है एकदम, ठीक है, पर्टिकुलर डेजर्ट, हालांकि डेजर्ट मतलब ऐसा नहीं कि बाकी एरिया, बट आप देखेंगे जैसे आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो रिलेटिवली एरिया ग्रीन होने लगेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे इस एरिया में कहीं चंबल रिवर भी जा रही है, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी काफ़ी सारी एरिया से फ्लो करती है कोटा के आसपास से। और आप ये इस रीजन में काफ़ी सारे वाटर रिसोर्सेज हैं। इस रीजन में आपको क्या दिखेगा, ये उदयपुर टाइप के सिटीज़, तो बूंदी, कोटा, ये इस रीजन में हम क्या देखते हैं कि ग्रीनरी है। अब जैसे जैसे इधर जाते हैं तो यहाँ नहीं है, तो मरु प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, अब दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, डिमांड फॉर न्यू स्टेट, ये आप देख रहे थे पिछले मैप में कि काफ़ी सारे स्टेट डिमांड करते हैं कि हमारा एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। ये स्टेट नहीं, मतलब काफ़ी सारे लोग डिमांड करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर रीजनल एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए अलग से स्टेट बना दिया जाए। तो हमने पीछे भी बनाए हैं, ये जो 1956 में इसको रीऑर्गेनाइज करते हुए हमने कल के लेक्चर में देखा है कि 2024 में क्या सिचुएशन है हमारे स्टेट्स की। बट उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लगातार डिमांड उठती रहती है कि स्टेट बनाए जाएं, स्टेट बनाए जाएं, स्टेट बनाए जाएं। तो क्या अपने आप में स्टेट बनाना वो फिजिबल है, क्या वो बेनिफिशियल है स्टेट बनाना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बड़े अच्छे से देखेंगे क्यों स्टेट बनाना हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखिए, पहले तो वो कंडीशंस को जानना जरूरी है जो फैजल अली कमीशन ने कहा है। अगर आपको ना ध्यान रही है फैजल अली कमीशन ने कहा है तो आप इसे वैसे भी लग सकते हैं, अदरवाइज आप जरूर याद रखें कि फैजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन थी। क्या रिकमेंडेशन थी, अगर आप स्टेट बना रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें, इकोनॉमिक वायबिलिटी का। एक रीजनल एस्पिरेशन है आपकी, ये स्टेट है, ये आपकी इन लोगों की रीजनल एस्पिरेशन है कि अलग से स्टेट बना दिया जाए। अब देखिए, सपोज कीजिए ये एरिया इसका डेवलप्ड एरिया है, नीचे वाला मेजोरिटी जो रेवेन्यू है वो इस एरिया से आ रहा है, मेजोरिटी रेवेन्यू इस एरिया से आ रहा है। इसके पास तो इकोनॉमिक वायबिलिटी थी ही नहीं इस रीजन के पास। जैसे ही आपने इसको सेपरेट स्टेट बना दिया, तो ये क्या कटोरा लेके थोड़ी ना खड़ा होगा यार, ठीक है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी को आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अलग सेपरेट स्टेट बनने के बाद में ये स्टेट तो इसे पैसे देने वाला नहीं है। इकोनॉमिक वायबिलिटी आप जरूर याद रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि उसे अगर तोड़ दिया जाए कुछ हिस्सों, कुछ पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, जैसे हमने देखा किसमें, यूपी के केस में देखते हैं। यूपी इतना बड़ा है, 75 शायद 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट आई एम नॉट श्योर, बट काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ी जुरिडिक्शन है यूपी में। अगर उसके कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स तोड़ दिए जाएं, जैसे हमने पहले देखा उत्तरांचल, या जिसे आजकल हम उत्तराखंड कहते हैं, तो उसने भी क्या किया है, वो काफ़ी हद तक वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी कर दिया है, उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी भी देखिए उसका। जैसे आप सपोज कीजिए छत्तीसगढ़ है, इस तरह से कहीं छत्तीसगढ़ है, अब इसका ये एरिया, ये बस्तर या बस्तर के आसपास का एरिया, ये क्या है, नक्सल अफेक्टेड है, ठीक है, ये नक्सल अफेक्टेड है। इस एरिया में ऑलरेडी आप ये देखते हैं, नक्सल अफेक्टेड एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्रिपल्ड सिचुएशन में है। तो अगर ये स्टेट, अगर इसकी डेवलपमेंट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से स्टेट बना दिया जाए, तो उसको देखेंगे तो एक्सपर्ट ही कि बन सकता है या नहीं बन सकता, बट उसमें एक क्राइटेरिया आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन वायबिलिटी। इसी तरह आप देखेंगे इकोलॉजी। अब देखिए, यूपी से आपने बनाया उत्तराखंड, अब उत्तराखंड की इकोलॉजी कैसी है, सारा का सारा वो क्या है, माउंटेन एरिया, ठीक है ना। जैसे ही आप हरिद्वार से आगे जाते हैं, उत्तराखंड में एंटर करते हैं, हरिद्वार उत्तराखंड में ही आता है, बट जैसे ही आप उससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो आपको आगे पहाड़ दिखाई देंगे। तो इकोलॉजिकल वायबिलिटी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह सोशो एथनिक वायबिलिटी, अब आप जब तोड़ रहे हैं किसी स्टेट को, फर्दर फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो आप इंश्योर करें जो सोशो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे भी आप काफ़ी हद तक रिजोल्व करते हुए उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन करें, ठीक है।
ठीक है ना। अदरवाइज ऐसा ना हो कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को अपनी आंख से देखकर ही नहीं मतलब खुश हो रही थी, ऐसे में आपने उन दोनों को एक स्टेट में, स्टेट डिवीजन के बाद भी एक स्टेट में रख दिया, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो बजाएंगे लट, ठीक है, फिर वो लड़ाइयाँ करेंगे। अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से मेंस में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, देखिए आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि एक कोई करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको एक अच्छा कंटेंट अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर किया जाए, ठीक है, उसके लिए भी हम सीरियस लाइंस पे सोच रहे हैं। अगर किसी के पास सजेशंस हों तो वो प्लीज़ मुझे अपने इंस्टा अकाउंट पे, मेरे इंस्टा अकाउंट पे वो सजेशंस दे, ताकि अच्छे सजेशंस को वहाँ इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो वो क्वालिटी जो आपको मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ, वो क्वालिटी आपको वहाँ भी दिखेगी, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे सजेशंस हैं तो आप मुझे अपने मेरे इंस्टा पेज पे दें, सचिन धवल ऑफिशियल पे दें, ठीक है, ताकि वहाँ से जो पर्सपेक्टिव आप लेकर जाएंगे, जो करंट अफेयर से जो पर्सपेक्टिव लेके जाएंगे, वो फिर आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो पहले देखते हैं एडवांटेज। देखिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बेटर आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, जैसे ही स्टेट छोटा बनेगा तो वो स्टेट प्रोएक्टिवली इंश्योर करेगा कि मेरे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आए। वो पॉलिसी जो इन्वेस्टर है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाएगा, इस तरह के उनके लिए वेलकमिंग स्टेप इंश्योर करेगा जिससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो उस स्टेट की तरफ। तो एक ये रहता है, एक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपका अब दौड़ेगा, ठीक है। मोर पीपल ऑफ द जो स्मॉल स्टेट के जो लोग हैं, अब उन्हें ज़्यादा से मिल पाएगा, क्योंकि पहले इतना बड़ा एरिया था, इतना बड़ा एरिया था, अब इसको हमने आधा तोड़ दिया सपोज कीजिए, तो अब आधा जो स्टेट हमने तोड़ दिया है, तो उसके लोगों को सीएम को अप्रोच करना, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना, मिनिस्ट्री को अप्रोच करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए इतना बड़ा स्टेट है और यहाँ कहीं आपका, जैसे सपोज कीजिए हम यूपी की बात करते हैं, यहाँ लखनऊ है ये, और इधर आपका वेस्ट यूपी है। अब यहाँ का व्यक्ति वो लखनऊ जाने में उसके प्राण निकल जाते हैं। ऐसे में जैसे वो डिमांड थी कि इसको 3-4 भागों में तोड़ दिया जाए, तो लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकती है छोटी डिमांड्स के लिए। इसी तरह डिसएडवांटेज देखते हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या है कि जैसे ही आपने स्टेट बनाया तो एक इशू है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। वो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट आपकी चालू हो सकते हैं। वो बॉर्डर जो आप ड्रॉ करते हैं, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट उन बॉर्डर्स को ना माने, या उसकी जो रीजनल एस्पिरेशंस है उसमें पॉलिटिक्स ऐड हो जाए। पहले तो हाँ भर दी, बट एक पॉलिटिकल पार्टी, सपोज कीजिए आप पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, आपको लगा कि अब आईएएस तो बन नहीं पाए, अब हम नेताजी बनेंगे, अब हम मंत्री ही बनेंगे। अब आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी चालू की, जैसे ही आपने पॉलिटिकल पार्टी चालू की, आप उन सेंसिटिव एरिया को खोजेंगे, तलाशेंगे, जिससे आपको पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। तो आपने पकड़ा वो बॉर्डर इशू, आपने पकड़ा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, और आपने उसे एजेंडा बनाया अपने मैनिफेस्टो में। आपका मैनिफेस्टो बोलता है अगर हमारी सरकार बनी तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम अपने स्टेट में मिला लेंगे। इस इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को तो हम एक दिन में ही खत्म कर देंगे, ठीक है, 1 मिनट नहीं लगाएंगे इसे रिजोल्व करने में। तो ऐसे में क्या रिजोल्व हो पाया, ठीक है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो एक अलग बात है, बट वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट। इसी तरह आप देखते हैं फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को भी धक्का लग सकता है, क्योंकि यहां से क्या निकल सकता है, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड आपके यहाँ बढ़ सकती है, नेशनलिज्म को धक्का लग सकता है। इसी तरह जो छोटे स्टेट होंगे वो सब्सटेंशियली डिपेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे फॉर देयर फाइनेंशियल एड। तो फाइनेंशियल एड के लिए क्योंकि वो सब्सटेंशियली डिपेंड कर रहे हैं, तो एक तो उनकी डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी, प्लस उनका सी, उनका ऑटोनॉमी। देखिए आपको कोई व्यक्ति जब कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है, ठीक है। जैसे आपने मेरा एक इंस्टा रील देखा होगा अभी, जिसपे मैंने इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में डिस्कस किया था एक ऑफलाइन क्लास में, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्लास में। उसमें मैंने क्या बताया कि कैसे चाइना
अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी से जिन कंट्रीज में पैसे दे रहा है बदले में उनकी सॉवरेनिटी ले रहा है। ठीक है, वो रील देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यही अगर ये स्टेट करें तो इनको लगेगा कि हर पैसे के लिए पैसा पैसा पैसा, तो जब बार बार मोदी जी से पैसे की डिमांड करने हैं तो वो फिर हाथ जोड़ के ही जाएगा। ठीक है, तो दैट इज अ केस। डिफरेंट स्टेटहुड में लीड टू हेजेमोनी ऑफ डोमिनेंट कम्युनिटी। देखिए, आपने फर्दर फ्रेगमेंट किया तो पॉसिबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसमें जो डिमांड उठा रही थी, चाहे वो बोडोलैंड हो, चाहे वो रायलसीमा हो, कुछ भी हो, कोई भी स्टेट, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ज़्यादा एक्टिव है तो जैसे ही वो अलग स्टेट बनेगा, अब वो क्या हो जाएगा, मेजोरिटी में आ जाएगी। और फिर वही जो मेजोरिटी में एक पॉसिबिलिटी रहती है कि माइनॉरिटीज़ के इशू को इग्नोर कर दिया जाए, तो एक ये इशू रहता है। ठीक है, अब ऐसे में अगर यूपीएससी पूछ ले कि फर्दर स्टेट बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, पहले तो आप इसी तरह से आर्ग्यूमेंट देंगे, देखिए जी हमने यहाँ से चले थे, हम यहाँ आ गए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं, देखिए भैया ये था, हम ये कर दिया, ये मोदी जी ने ये नहीं किया। तो भैया और उनकी बहनों, क्या हुआ है अभी तक? हमने ये देखा है कि कैसे हमने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया, कैसे रीजनल एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए, रीजनल ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए फर्दर स्टेट्स को हमने फ्रेगमेंट किया, चाहे वो आपका हरियाणा बना हो, हिमाचल बना हो, सिक्किम बना हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बने हो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, चाहे ये स्टेट रहे हो, चाहे आपका रिसेंटली तेलंगाना बनाया गया हो। अब ऐसे में तो डिमांड उठती रहेगी, क्या आपको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? तो आप पहले तो इनकी मेरिट डिमेरिट लिख सकते हैं, फिर फैजल अली कमीशन ने जो 4 रिकमेंडेशन दी थी कि इन बेसिस पे बनाना चाहिए, आप वो लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए, कि बच्चे को ये भी समझ है कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें स्टेट बनाना चाहिए। फिर आप ये लिखें कि अगर इन क्राइटेरियाज में भी अगर स्कोप बनता है तो पहले आप वहां जाएं। अगर इन क्राइटेरिया से बियॉन्ड अगर आपको देखना है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप रिकमेंड करेंगे कि एक छोटा स्टेट बना दिया जाए, सॉरी, छोटा स्टेट बनाने में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें छोटा कर दिया जाए। इन प्लेस ऑफ मोर स्टेट यू कैन गो फॉर मोर डिस्ट्रिक्ट्स, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, किसे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। देखिए, आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दिया, जो स्पिरिट है शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 11 आपका पंचायती राज, शेड्यूल 12 आपका अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें जो स्पिरिट लाई करती है, जो वहाँ जो एस्पिरेशन लाई करती है, अगर आपने उस एस्पिरेशन को फुलफिल कर दिया लोकल बॉडीज की, तो फिर तो लाइफ इज बल्ले बल्ले। तो फिर क्यों लोग डिमांड करेंगे कि हमें अलग से स्टेट बनाए? क्योंकि रीजनल ऑटोनॉमी उसे मिल जाएगा जो वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तो इशू है ना, रीजनल ऑटोनॉमी उन्हें दे। ऐसे आपने नॉर्थ ईस्ट में रिसेंटली शायद गोरखालैंड के केस में आपने देखा भी है। ठीक है, असम में गोरखालैंड में जो गोरखालैंड ऑटोनोमस अथॉरिटी बनाया है, तो उसमें वो रीजनल ऑटोनॉमी हम उसे थोड़ा सा प्रोमिस कर रहे हैं, थोड़ा सा दे रहे हैं। प्रोमिस क्या दे रहे हैं मतलब, ताकि जो रीजनल एस्पिरेशन है, जो लोगों का एक ट्रस्ट है, वो स्टेट पे बना रहे। ठीक है, तो एक ये भी तरीका हो सकता है। अगर जो हमने 4 कंडीशन बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि स्टेट को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो वाइबल है, तो फिर हम उसे अलग भी बना सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, बट जरूरी है कि हम पॉलिटिसाइजेशन ना होने दें इन इश्यूज का, ये भी आप लिख दें। ठीक है, अब जब हमने बात की तो अब जरूरी है कि हम थोड़ा सा डिस्प्यूट्स के बारे में भी देख लें, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी देख लें। क्या जरूरी है? इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट को समझना, उसे देखना। ठीक है, तो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट हमारी कंट्री में एक काफ़ी बड़ी रियलिटी है। आप देखते हैं टाइम टू टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स नेबरिंग स्टेट्स में होते रहते हैं। ठीक है, झगड़े हमेशा पड़ोसियों में होते हैं। नेबर का नेबर यूजुअली आपका दोस्त ही होता है। जैसे पाकिस्तान का नेबर ईरान, वो यूजुअली प्रो इंडिया कंट्री है यूजुअली, मतलब कई बार अभी रिसेंटली कुछ ऐसा चल रहा है कि 2 कंट्रीज आपस में थोड़ा सा एक डिप्लोमेसी लेवल पे एक थोड़ा सा एक डिस्टेंस आया है, बट आप हमेशा ये पाएंगे कि नेबर का नेबर आपका अच्छा फ्रेंड होता है। ठीक है, तो आपकी बनती किससे नहीं है? आपके पड़ोसी से। ठीक है, तो उसका पड़ोसी तो फिर आपका मित्र मिलता है, वो उसका मित्र नहीं मिलता। ठीक है, तो दैट इज अ केस। तो नेबरिंग स्टेट में डिस्प्यूट होना ये काफ़ी एक कॉमन सा है, हम पहले भी देखते आए हुए हैं। बट कुछ एग्जाम्पल आप हमेशा जब इस तरह की बात लिखें तो आपके पास एग्जाम्पल हों। एग्जाम्पल आपकी मन की बात को काम की बात बना देते हैं। तो बात आपके काम की बात, असम मिजोरम की, देखिए
ये असम है दोस्तों, ये मिजोरम है। इस पर्टिकुलर एरिया में आप क्या देखते हैं, ये जो बॉर्डर बन रहा है ये वही बॉर्डर है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में टेंशन बनी रहती है। तो असम और मिजोरम याद रखना कि इनके बॉर्डर एरियाज में डिस्प्यूट रहते हैं। ये बार बार न्यूज़ में आते रहते हैं। ये 2023 में भी न्यूज़ में था, लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे मिजोरम और मेघालय में भी बॉर्डर डिस्प्यूट बार बार न्यूज़ में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो असम, मिजोरम, असम, मेघालय। ठीक है, अब एक्चुअली अब आप समझिए असम की पोजीशन ही ऐसी है कि वो काफी सारे बॉर्डर नेबरिंग स्टेट से बॉर्डर बनाता है। देखिए करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, आप कहीं मत जाइए, पीसफुली एमिकेबली अपने रिजोल्व, अपने डिस्प्यूट को आप रिजोल्व कीजिए। ठीक है, बट वो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल जरूरी है। ठीक है, अच्छा होता क्या है, क्या क्लेम रहते हैं, एक तो टेरिटरीज पे क्लेम रहते हैं, वो कहता है वो मेरा है, वो कहता है वो मेरा है, प्लस लिंग्विस्टिक डिफरेंस भी रहते हैं। ठीक है, और जब ये डिफरेंसेस होती हैं, जो कल्चर होते हैं, देखिए आप समझिए एक बात को एक एग्जांपल से समझिए। डिफरेंस होना अपने आप में बड़ा इशू नहीं है। मैंने एक दिन ऑफलाइन क्लास में बड़े अच्छे से समझाया था डिफरेंसेस। किसी बच्चे ने कल्चर के बारे में पूछा था कि सर क्या कल्चर के डिफरेंसेस हमें डिवाइड करते हैं। मैंने कहा नहीं करते। देखिए आप चाहें तो उसको इशू बना सकते हैं, अदरवाइज वो इशू नहीं होते। ठीक है, आपका कोई बिहारी अगर फ्रेंड है और आप बिहार जाते हैं तो आप उसे जरूर कहें कि मुझे लिट्टी चोखा खिलाओ। ठीक है, इसी तरह आपका कोई फ्रेंड किसी और रीजन से बिलोंग करता है, बंगाल से बिलोंग करता है, तो आप उसे जरूर कहें, वेस्ट बंगाल से वाले अपने फ्रेंड को, कि भैया रसगुल्ला लेकर आओ, दही मिष्टी खिलाओ। ठीक है, तो कहाँ डिवाइड करता है यार। आप गुजरात में जाएं, गरबा ना करें, खासकर नवरात्रा नाइट्स में गुजरात में जाके गरबा नहीं करके आए, तो फिर गुजरात जाने का फायदा ही क्या हुआ। आप समझें, कल्चर यूनाइट करता है, बट वेस्टेड इंटरेस्ट फिर उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड का रीजन बना देते हैं। तो दैट इज अ केस। तो आप किसी को अलाउ ना करें अपनी लाइफ में इंटरफियर करने का, अपनी लाइफ में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करने का। ठीक है, याद रखें जब भी कोई इस तरह के हो इंस्टांसिस हो, तो आप हमेशा उसे कहें कि मेरी लाइफ में मैं इकलौता ही डिक्टेटर हूं। ठीक है, आई डिसाइड फॉर माई सेल्फ। तो यू आर नो बडी, स्पेशली वो लोग जो आपका माइंड वॉश कर रहे हैं। इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हम एक और देखते हैं जो बार बार न्यूज में रहता है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट का। ये लगातार न्यूज में बना रहता है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। ये जो रीजन दिखाया है इस मैप में, अगर आप इसे ऑब्जर्वेशन में लेंगे इस रीजन को, तो वट ऑब्जर्वेशन यू कैन मेक, यहाँ आपका केरला है, यहाँ आपका तमिलनाडु है, ये कर्नाटका है, और थोड़ा सा एरिया पुडुचेरी का भी आ गया। तो व्हाट डज इट से कि 4 पार्टीज हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी। बट केरला और पुडुचेरी ये काफ़ी छोटा रोल प्ले करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो जो मेजर जो क्लैश है, मेजर जो कॉन्फ्रंटेशन है, वो है आपके कर्नाटका और बेंगल से तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऐसे में कावेरी वाटर डिस्प्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये कावेरी वाटर काफ़ी बार कन्फ्रंटेशन में रहता है, काफ़ी बार जुडिशरी ने बीच में इंटरवीन भी किया है इस डिस्प्यूट के में। इंटरवीन करते हुए जुडिशरी ने इंश्योर किया है कि एक पीसफुल सेटलमेंट हो पाए रिवर वाटर डिस्प्यूट का। देखिए रिवर वाटर डिस्प्यूट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे मेंस के लिए। और जैसे जो जो ये रिवर्स कॉन्फ्रंटेशन में है, जो जो ये रिवर डिस्प्यूट में है, ये आपके प्रीलिम स्पेसिफिक ज्योग्राफी थ्रू मैप जो हम कहते हैं वहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए बार बार ये मैं मैप लेके आता हूँ। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें, अगर तो आप ये समझे कि ये कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं। पहले तो आप ये देखिए, जब ये डैम्स बने थे, ठीक है, जब डैम्स बने थे तो इनका पर्पस क्या था। हम कावेरी की बात करते हैं, ब्रिटिश इरा में बने हुए डैम। इस एरिया में जो ट्रेडिशनली थी ये रेन फेड एग्रीकल्चर था। कौन सा? रेन फेड। एडिशनल बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। आपको लगे मिला नहीं है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में तो शायद दिया भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं वैसे ही मैंने इमेज निकाली।
रेन फेड एग्रीकल्चर। अब वहाँ क्या होना चाहिए, जो रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो चाहे आपके मिलेट्स हैं, ज्वार बाजरा इस तरह के मिलेट, आपको वो होना चाहिए। बट जैसे ही ये डैम बने, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, तो हमने क्या देखा, इन एरियाज में वाटर इंटेंसिव क्रॉप, चाहे आपका शुगर केन हो, शुगर केन इज वाटर इंटेंसिव, राइस का कल्टीवेशन वाटर इंटेंसिव, तो ऐसे में यहाँ क्या हुआ, पानी की डिमांड इंक्रीज, शूट अप। प्लस जैसे जैसे हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े शहर इमर्ज हुए लाइक बेंगलुरु, तो उन सिटीज की डिमांड को मीट करने के लिए भी, उन शहरों की डिमांड को मीट करने के लिए भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई। समझ में आया? फिर उसके बाद आप इसमें ऐड करें पॉलिटिकल पार्टीज को। अब यहां भी ऐड करें, देखिए अब ये लोअर रिप्राइन स्टेट है, ये अपर रिप्राइन स्टेट है, यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो कहेंगे कि हमारा यहाँ पानी पे हक है, और यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु में, वो क्या कहेंगी, हमारा हक कौन मार रहा है, कर्नाटका। ऐसे में जैसे कर्नाटका जाएगा कि मैं एक डैम और बना लेता हूं, तो ये एकदम आग बबूला हो जाएंगे। ये जो दरवाजा वो खटखटा सकते हैं, उस दरवाजे पे जाएंगे, उस चौखट पे जाएंगे, चाहे वो ट्राइब्यूनल रहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रहे, चाहे फिर वो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन हो, ठीक है। तो आप देखते हैं कि डिमांड पानी की बढ़ रही है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यूज की जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्लस बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज या डिफोरेस्ट्रेशन जो परकोलेशन ऑफ वाटर को भी रिड्यूस कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये केस अपने आप में। ऐसे में होगा क्या, इन सभी एग्जाम्पल से, सभी सिचुएशन में जो पानी रिवर इकट्ठा करती थी उसका जो कैचमेंट एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। आप रिकॉल कीजिए बेंगलुरु, बेंगलुरु वंस अपॉन अ टाइम थाउजेंड ऑफ लेक्स वर देयर, नेचुरल लेक्स। अब हो क्या रहा है, हमने एकदम अनऑर्गेनाइज अनप्लान अर्बनाइजेशन देखा बेंगलुरु में, तो जो नेचुरल वेटलैंड्स थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उनकी जगह हम देख रहे हैं कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ सिटी। व्हेन देयर इज अ कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ सिटी, तो नेचुरल लेक से जो परकोलेशन हो रहा था, जो वो रिजर्वियर का काम कर रही थी, जो वाटर कंटेन करने का काम कर रही थी, वो क्या होगा, अब हो नहीं पाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी वो या तो इधर इट इज फ्लड, और वो रिवर से होते हुए वो आपके सी में चली जाएगा, एक्सेस वाटर, ठीक है। दैट इज द केस। यहां पॉलिटिक्स काम करेगी, यहां पॉलिटिक्स काम करेगी। जैसे यहां डिमांड बढ़ रही है पॉपुलेशन की है या कोई और, तो यहां भी तो इंक्रीज हो ही रही है। तो हर जगह डिमांड बढ़ रही है, और पानी क्या है, कांस्टेंट। एट द टॉप ऑफ इट व्हाट डू वी हैव, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज सत्यानाश कर देगा सब कुछ, बिकॉज द वेगरीज ऑफ द मानसून, व्हाट दे डू, वेगरीज ऑफ मानसून दोस्तों, अब कभी तो बारिश होगी नहीं, होगी तो इतनी होगी, वो भी अपने आप में समस्या। जैसे ही ज्यादा बारिश हुई, इन्होंने अपने डैम्स के फ्लड गेट खोले, और ज्यादा पानी आया कहां, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा। देखिए, जब पानी बारिश कम होगी तो ये खोलेंगे नहीं, पानी रिलीज नहीं करेंगे। ये जब पानी रिलीज नहीं करेंगे तो ये वैसे चीखेंगे कि जी पानी दे नहीं रहे, ठीक है। और जब बारिश हुई, ये फ्लड गेट खोलेंगे, पहले क्या कह रहे थे जी पानी दे नहीं रहे, ये कह रहे थे पानी दे नहीं रहे, ये फ्लड गेट खोलेंगे, इनका क्रिटिसिज्म जब तमिलनाडु करेगा, तो फिर कर्नाटका क्या कहेगा कि जी पानी ले नहीं रहे, अब हम दे रहे हैं, ये ले नहीं रहे, पहले ये मांग रहे थे। द रीजन इज वेगरीज ऑफ मानसून, ठीक है भैया। जब जरूरत थी तब तो आपने दिया नहीं, अब तुम ओट नहीं पा रहे हो, इतना पानी रोक नहीं पा रहे हो, तो तुम उसे रिलीज कर रहे हो, इट इज कॉजिंग फ्लड इन लोअर रिप्राइन स्टेट्स। तो ये भी अपने आप में एक इशू रहता है, तो कन्फ्रंटेशन रहेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इस एग्जाम्पल को समझाया है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को आप उसे अच्छे से डील करें, उसके सॉल्यूशन सोचें। एक सॉल्यूशन चलता चलता बता दूं, अगर आप डैम बनाने की बजाय, जिसका कन्फ्रंटेशन रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसका क्रिटिसिज्म होता है, उसके अगेंस्ट लोअर रिप्राइन स्टेट तो डिमांड उठाएगा ही उठाएगा। आप अगर कैनाल्स का चैनल बना दें, नहरें बना दें, तो दोस्तों वो नहरें ना केवल आपकी इरिगेशन को दूर दराज के एरिया में लेके जाएगी, प्लस वो नहरें, वो कैनाल्स आपका इंश्योर करेंगी, दे ऑल्सो एक्ट ए रिजर्वियर ऑफ वाटर्स, वो पानी को भी कंटेन करेंगी, आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी उसे भी इंक्रीज करेंगी। तो जो सडन डिस्चार्ज ऑफ वाटर आप देखते हैं मॉनसून सीजन में इन द सी, वो सडन डिस्चार्ज ऑफ वाटर भी कम हो जाएगा, पीपल विल बी एम्पावर्ड, ठीक है। तो जरूरी है इलेक्शंस में आप रेवड़ियां ना बांटे,
वो जो पैसा रेवड़ियों में खर्च करते हैं वो इस तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करके जो कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं उस कैपिटल में वो पैसा लगाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन हमने किए हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 370 कहता है, अब इसे क्या पता था कि 2019 में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो अब आर्टिकल 370 तो रहा नहीं दोस्तों, टेम्परेरी प्रोविजन अब परमानेंटली रिमूव हो गया। ठीक है, 371 में आते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब ये देखिए 371 के बाद में, इन स्पेशल प्रोविजन के बाद में अब सीरीज चल जाती है ABCDEFGHIJ। ठीक है, तो अब ए में क्या आता है, ये स्पेशल प्रोविजन नागालैंड के, बी से आता है असम, सी से आता है मणिपुर, डी से आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, ये ई में आता है। एफ में आएगा सिक्किम, जी में आएगा मिजोरम, एच में आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आई में आएगा गोवा, जे में आएगा कर्नाटका। ये लिस्ट दी नहीं हुई आपकी एनसीईआरटी में, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई आता हुआ। ठीक है, तो अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, ये तो 371 तो आप अलग से ही है, ये तो आपका महाराष्ट्र गुजरात के लिए। ABCDEFGHIJ, ये कैसे याद रखेंगे, जब मैं कहता हूँ ABCDEFIJ तो मुझे याद आता है मूवी का गाना, कौन सा, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए इसको आप एक लॉजिक से याद रखें, नामा स्मैक, ना मा और माँ में क्या होता है दोस्तों, माँ में 2 ए आते हैं। ठीक है, स्मैक। ठीक है, कर्नाटका आखिरी बच गया एक के, नामा स्मैक के। ठीक है, तो नामा स्मैग के। देखिए एन से बनेगा नागालैंड, ए से बनेगा असम, एम से बनेगा मणिपुर। ठीक है, आप ये याद रखें यहाँ मिजोरम नहीं है, मिजोरम इज नोट देयर इन द लिस्ट। काटा मार रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, काटा मार दिया है, जब भी आप इसे देखें मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है ना, कोई मेरा भाई या उसकी बहन सो रहा है तो ये अलग कलर से जाग जाओ। ठीक है, मिजोरम नहीं है इस लिस्ट में। आप नागालैंड देखते हैं, असम देखते हैं, मणिपुर देखते हैं, आंध्र प्रदेश देखते हैं, सिक्किम देखते हैं, मिजोरम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, गोवा देखते हैं और जे में कर्नाटका देखते हैं। इसे याद रखना, जे के से, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, या अगर किसी ने फैमिली मैन देखी हो तो उसमें भी तो एक जेके था ना, फैमिली मैन में जेके। ठीक है, तो दूसरा ई में क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये भी ए से आंध्रा ही, बट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोविजन ई में आता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें, ये लिस्ट पर्टिकुलरली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लिए था, अब वो खत्म हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिजोरम नहीं, आई रिपीट, यही मिलेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, अब इस चैप्टर में कंक्लूजन की तरफ हम आ रहे हैं। कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए चाहिए हमें म्यूचुअल ट्रस्ट, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन। ये हमेशा ध्यान रखें, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें कन्फ्रंटेशन से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे जाना है। ठीक है, कन्फ्रंटेशन से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे जाना है। और अगर आपने यूनिटी को फोर्स किया, अगर आप यूनिटी को फोर्स करते हैं फेडरलिज्म में, फेडरेशन में, दोस्तों इससे सोशल स्ट्राइफ होंगे, एलिनिएशन होगा। तो जरूरी क्या है, हम जो ऑटोनोमस स्टेट्स हैं, स्टेट्स का जो डिमांड है ऑटोनॉमी का, उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में इंक्रीज करें, उसे प्रोवाइड करें। ठीक है, उसे इंश्योर करें ताकि कन्फ्रंटेशन से हम कोऑपरेशन की तरफ आ जाएं। तो आज के लेक्चर, आज और कल हमने दोनों दिनों में बड़े अच्छे से देखा कि कैसे ये चीज़ें हमें समझनी है, कैसे हमें डील करना है। इन द एंड एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड स्टेट। ठीक है, should be detached figure without intense political link and should not take part in the politics in the recent past। देखिए ये कल मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चे आजकल आंसर करते हैं कमेंट्स में, तो क्योंकि आज का लेक्चर आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है, तो आई होप आप इसका आंसर कमेंट में करें।
ठीक है, जो अंजलि जैसे स्टूडेंट्स आंसर करते हैं क्वेश्चंस का, तो आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं, ताकि बाकी जो हैं मेरे भाई और उनकी बहन जो थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं इस काम में, वो आपका आंसर देख लें तो उन्हें पता लग जाए कि क्या आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अच्छी चीज़ ये है कि ये कमिटीज़ के साथ यूपीएससी ने ईयर भी दे दिए। अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाए कि इन ईयर्स को वो क्रॉस मैच करवा ले कि एक साइड ये लिख दे और एक साइड ये जंबल करके ये आपको 4 ईयर दे दे, तो एक क्वेश्चन ये भी बना सकता है। तो यूपीएससी काफ़ी बार क्या करती है, ऑप्शन से ही आपके ऑप्शन से ही दोबारा क्वेश्चन को रीफ्रेम कर देती है। ठीक है, इन द एंड आपको मैं एक बात बताऊं, विंटर इज गोइंग, और दोस्तों विंटर इज अ बेस्ट टाइम टू स्टडी, बेस्ट टाइम टू कंसंट्रेट, ठीक है, बेस्ट टाइम टू कीप यू इन आइसोलेशन। दोस्तों जाती हुई विंटर्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, मैक्सिमम अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन आप दिखाएं और अच्छा रिजल्ट लेकर आएं। थैंक यू।